Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we're discussing today. So the first article is on the aspects of remote EVM या RVM. बट RVM में जाने से पहले फर्स्ट समझेंगे कि EVM क्या है, EVM कैसे लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था, क्या क्या एडवांटेजेस है ईवीएम के, और ईवीएम के इंक्लूड करने के बाद भी क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं इन दी रिमोट स्पीयर, इन दी वोटिंग एस्पेक्ट, जिसकी वजह से आरवीएम का लॉन्च करना जरूरी पड़ा. दैट वुड बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. Then the second article is on the aspects of an organization known as CDSCO. So यहाँ पर बात करेंगे कैसे CDSCO आपके मेडिसिन, आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से निकलते हुए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंश्योर करती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे मेजर्स ले सकती है, कैसे प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकती है. ऑल दोज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल इटसेल्फ. The third article is on the aspects of RTI. So यहाँ पर बात करेंगे what is RTI, RTI के जो एक्ट है उसके बेसिक नुआंसेस को समझेंगे, उसके चैलेंजेस को समझेंगे एंड देखेंगे क्या क्या हैं इश्यूज when it comes to present scenario in the RTI. That will be seen in our third article. And as usual, the fourth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of RVM या remote EVM. बट जैसे मैंने इनिशियली कहा, आरवीएम समझने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ईवीएम क्या था. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ ईवीएम फर्स्ट. सो व्हाट इज ईवीएम? ईवीएम इज एन एब्रिविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. अब जो जनरली जो ईवीएम है जो हम लोग देखते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स. देयर इज दिस कंट्रोल यूनिट एंड देयर इज दिस बैलोटिंग यूनिट. और ये जो कंट्रोल यूनिट है ये बैलोटिंग यूनिट से एक केबल के थ्रू कनेक्टेड होती है. और यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का प्रेजेंस इज अंडर दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर. सो इनके पास होता है कंट्रोल यूनिट. और कंट्रोल यूनिट में वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, जो पोलिंग ऑफिसर है, जब आप जाते हो वोट डालने के लिए, सो दे वेरीफाई योर आइडेंटिटी. आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करते हैं आपकी वोटर आईडी के साथ. ओनली एंड ओनली आफ्टर दे हैव वेरीफाइड योर वोटर आइडेंटिटी, देन वो क्या करते हैं, वो जो बैलेट बटन है वो प्रेस करते हैं. एंड ओनली आफ्टर प्रेसिंग द बैलेट बटन कि आप अपने वोट को कास्ट कर सकते हो. सो दिस इज अ फुल प्रूफ सिस्टम. और इसीलिए जो भी वोट्स हम लोग इंश्योर करते हैं, जो भी वोट्स हम लोग प्रेस करते हैं, जो हम लोग डिलीवर करते हैं यूजिंग द ईवीएम, इज वेरी मच लेजिबल इन द नेचर. और ये जो ईवीएम्स है, ईवीएम्स इंडिया में डेवलप किया गया था वे बैक इन 1989 बाय द ईसीआई इटसेल्फ इन कोलैबोरेशन विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. सो बेल के साथ वो कोलैबोरेट करके, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ईसीआईएल के साथ वो कोलैबोरेट करके उन्होंने डेवलप किया था वे बैक इन 1989. सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईसीआई, बेल एंड ईसीआईएल. और जो ईवीएम फर्स्ट टाइम यूज किया गया था इन द ईयर 1982 ड्यूरिंग द बाय इलेक्शन टू द नॉर्थ परवूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला. अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करें, सो इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शंस एंटायर स्टेट में फॉर द असेंबली ऑफ गोवा इन द ईयर 1999, एंड सून आफ्टर दैट इट वाज यूज्ड ऑल ओवर इंडिया फॉर द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा इटसेल्फ. सो दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ईवीएम. जब भी हम लोग ईवीएम्स की बात करते हैं, देयर इज एन अंडरलाइन कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये है कि जब आप ईवीएम्स में किसी भी बटन को आप प्रेस करते हो, तो क्या वोट उस पर्टिकुलरली बटन से कंसिडर्ड आपके कैंडिडेट या पार्टी को जाता है या किसी और कैंडिडेट या पार्टी को जाता है. दैट इज एन अंडरलाइन कंट्रोवर्सी. और इस कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, ट्रस्ट लाने के लिए, देयर इज एन वेरीफाइबल सिस्टम नॉन एज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसे हम लोग एब्रिवेट करके कहते हैं एज वीवीपैट. सो वीवीपैट में क्या होता है? सो इट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम जो कि अटैच होता है विद द ईवीएम्स. सो ये बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपके ट्रांजैक्शंस के टाइम पे जब भी आप डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, देयर इज अ स्लिप दैट कम्स आउट ऑफ द मशीन. और उस स्लिप में आपके ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कहां पे ट्रांजैक्शन हुआ, कब ट्रांजैक्शन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, ऑल दिस डिटेल्स आर एनकोडेड इन दैट स्लिप इटसेल्फ. सिमिलरली जब भी आप वोट करते हैं, तो वोट में मेक श्योर करने के लिए कि आप जिसको वोट दिए हो उन्हीं को वोट गया है कि नहीं, दैट एंश्योरिटी यू कैन मेक श्योर यूजिंग दिस सिस्टम. कैसे? क्योंकि इस सिस्टम में जब भी आप वोट कास्ट करते हैं, एक स्लिप प्रिंट होता है दैट कंसिस्ट द सीरियल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, द नेम ऑफ द कैंडिडेट जिसको आप वोट दे रहे हो, एंड द सिंबल ऑफ द कैंडिडेट जो कि एलोकेट किया गया है या उस पार्टी का सिंबल है. ऑल दिस डिटेल्स इज सीन इन द स्लिप. और वो स्लिप जो है वो आप 7 सेकेंड के लिए देख सकते हैं. दैट इज विद इन अ ट्रांसपेरेंट विंडो. सो प्लीज रिमेंबर, वो स्लिप आपको मिलता नहीं है, दैट इज इन बिटवीन अन सिस्टम, जो कि 7 सेकेंड के लिए आप क्रॉस चेक कर सकते हैं
क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं, आफ्टरवर्ड्स इट गोज, वो स्लिप जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है और ऑटोमेटिकली वो एक सील्ड बॉक्स में चला जाता है, जो कि टैली कर सकते हैं हम लोग इन दी फ्यूचर कोर्स। सो दैट इज समथिंग जो कि हम लोग मेक श्योर करें कि जो ईवीएम्स हैं वो फुली फुल प्रूफ हो। दैट इज व्हाई वी दी वीवीएम्स हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड। सो अब देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है ईवीएम यूज करने के लिए। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट वी आर एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कास्टिंग इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स हो गए, प्रॉक्सी वोट्स हो गए, ऐसे सब चांसेस को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं या मिटिगेट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी गुड फुल प्रो सिस्टम। वीवीपैट है, ईवीएम्स है जो कि रिप्रोग्रामेबल नहीं है, so there's a lot of controversies evolving, but even after that there's a trust with the ECI. That is because of the trust we have in the EVMs. The second point is that EVMs को आप यूज कर सकते हैं फॉर यूजिंग मल्टीपल नंबर ऑफ वोट्स। आप मिलियन नंबर ऑफ वोट्स उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें कास्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कन्वेंशनल सिस्टम यूज करते हैं जहां पर बैलेट पेपर यूज करते हैं, सो फॉर दैट सेम नंबर ऑफ द वोट्स यू शुड हैव प्रिंटेड मिलियंस ऑफ बैलेट पेपर्स। तो पेपर भी वेस्ट होता है, आपके इंक, आपके जो कॉस्ट हैं, ऑल दिस इंक्रीजेस कंसिडरेबली इफ यू यूज द कन्वेंशनल मेथड इटसेल्फ। थर्ड पॉइंट टू नोट हियर कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज कर रहे हैं, देयरफॉर द काउंटिंग प्रोसेस इज वेरी क्विक। तो जनरली जो काउंटिंग प्रोसेस है कन्वेंशनल टेक्निक में टेक्स अराउंड 30 to 40 आवर्स एवरेज, बट यहां पर आप सिर्फ उसे 3 से 5 घंटे में कर सकते हैं। सो दैट इज द रेडीनेस, दैट इज द quick ability of the EVMs to calculate the votes. Another point to note here is the privacy that the EVMs provide. So यहाँ पर जो memory है in this EVM is temporary in the nature, and the same time जो privacy है that is utmost important, and that is why it is safeguarded strongly, it is protected, और इसीलिए इस डाटा को साथ साथ डिलीट किया जाता है, and that memory is also temporary in the nature, ताकि कोई भी आदमी in the future course या कोई भी political party in the future course उसमें कोई भी changes नहीं कर सकते, उसे undue advantage के लिए यूज नहीं कर सकते। सेम टाइम जो चिप इसमें यूज किए जाते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक चिप जो कि ईवीएम्स में यूज करते हैं, दैट इज ओनली वन टाइम प्रोग्रामेबल। दैट मींस आप इसे चेंज करके उसे रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। इट इज ओनली वन टाइम प्रोग्रामेबल, इट इज यूज एंड थ्रो, और इसे आप ओवरराइट नहीं कर सकते। So that is why the safety and security has been ensured, and the trust with the EVMs is also ensured. अब बात करते हैं व्हाट वाज द नीड फॉर आरवीएम्स। जब हमारे पास ईवीएम्स हैं तो आरवीएम्स लाने की या रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम स्टैटिस्टिक्स। अगर आप जनरल इलेक्शंस ऑफ 2019 की डाटा को देखें, उसके वोटर टर्नआउट को देखें, सो द वोटर टर्नआउट वाज ओनली 67.4%। दैट मीन्स कि करीब आपके 30 करोड़ लोग थे जिन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को एक्सरसाइज नहीं किया, जो वोट नहीं दिए, जो कि अपने राइट को वोट को एक्सरसाइज नहीं किए। एंड दैट इज अ ह्यूज शेम फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जो कि डेमोक्रेसी है, जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया में 30 करोड़ पीपल एक्सरसाइज नहीं करना उनका फंडामेंटल राइट, उनका फंडामेंटल वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज द राइट टू वोट। इवन दो इट्स नॉट एन फंडामेंटल राइट, इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट स्टिल इट इज फंडामेंटल टू द डेमोक्रेसी। और ऐसे राइट को जो कि फंडामेंटल है टू द डेमोक्रेसी आप यूज नहीं करते हो, सो दैट इज एन शेम, दैट इज एन इशू ऑफ द डेमोक्रेसी। और इसीलिए ईसीआई चाहते थे कि ये जो वोटर टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट को बढ़ाए। सो व्हाट वाज द इशू कि वोटर टर्नआउट तक कम था? The issue is internal migration. Now, even though there were a lot of other reasons, one of the major reason is internal migration. जब माइग्रेशन करते हैं तो इंटर स्टेट माइग्रेशन हो सकता है, और यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, और इंटर स्टेट भी हो सकता है। बट यहां पर जो इंटरनल माइग्रेशन है, दैट मीन्स द डोमेस्टिक माइग्रेशन, दैट मीन्स फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, और इंटर स्टेट इटसेल्फ, ये जो माइग्रेशन है दैट इज ऑफ ह्यूज स्टैंड, दैट इज ऑफ ह्यूज प्रपोर्शन। और इस माइग्रेशन के कारण जहां पर आपको वोटर आईडी होता है, वहां पर आप जनरली रहते नहीं है, बिकॉज ऑफ सम कैरियर इश्यूज और बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज, और क्योंकि आप एरिया चेंज कर लेते हैं, और इसीलिए जहां पर आप जाते हो वहां पर आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाते हो, और जब वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाते हो, आप वोट जो है वो कास्ट नहीं करते हैं, एंड अल्टीमेटली जो वोटर टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट कम हो जाता है। एंड दैट इज वाई वी नीडेड टू डेवलप अ मैकेनिज्म जहां पर ये जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स भी वोट कर पाए। दैट इज द बेसिक नीड। एट द सेम टाइम हम लोग ने काफी सारे मेथड्स, काफी सारे एग्जांपल्स, काफी सारे इनिशिएटिव्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, टू मेक श्योर दैट वी इंक्रीज द टर्न आउट परसेंटेज इन द इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज टू वे फिजिकल ट्रांजिट पोस्टल बॉक्स, प्रॉक्सी वोटिंग का भी संविधान था,
early voting at special early voting centers, one way or two ways electronic transmission of postal voting for आपके आर्म फोर्स पर्सनल्स एंड इंटरनेट बेस्ड वोटिंग सिस्टम्स का भी डिबेट हो चुका है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस टॉपिक्स. द सेम टाइम अनदर डिबेट जो कि एज ऑफ नाउ इमर्ज हुआ है, दैट इज द RVM, or is in technical terms or is in official language it is known as multi constituency remote electronic voting machine. So as I discussed, जो सबसे largest migration होता है that is within the domestic areas, जो domestic territory है उसी के अंदर सबसे ज्यादा migration होता है, और इन migrants को voting rights ensure करने के लिए this RVM has been brought in. और इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू जो आपकी EVMs हैं, EVMs can cast multiple constituencies vote at a particular EVM itself. So for example, मान लीजिए कि जो person है, person is having voter ID of X, but he is currently in Y, और Y में जब वो वोट करने जाएंगे, he can make sure that he votes for the X candidate or the candidate who is standing in the constituency that the X is representing. And that is why इससे क्या होगा, इससे जो migrants है वो भी वोट कर पाएंगे, उन्हें वोटर आईडी में आपकी जो एड्रेस है या आपकी जो दूसरे लीगैलिटीज है उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट वुड अल्टीमेटली इंक्रीज द वोटर टर्नआउट इन द इलेक्शंस. With that, you need to understand one more aspect कि जब भी हम लोग ऐसे चीजों को बात करते हैं, RVMs हो गए, आपके EPAs हो गए, जितने भी चेंजेस हैं जो कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग वोटर टर्नआउट बढ़ाएं, all these changes includes a lot of challenges also. For example, there is this administrative challenges, legal challenges होते हैं, technical challenges होते हैं. For example, administrative challenges में the first question may be कि enumerating remote voter self declaration कैसे आप डिक्लेयर कराओगे, सेम टाइम कैसे आप एमसीसी इंप्लीमेंट कराओगे, आप नंबर ऑफ बूथ्स कैसे सेटअप कराओगे, प्रोविजन ऑफ पोलिंग एजेंट्स कैसे आप मेक श्योर करोगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, लीगल चैलेंजेस भी हैं. आप कैसे माइग्रेंट वोटर को डिफाइन करोगे, बिकॉज दिस आरवीएम इज पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर माइग्रेंट वोटर. सो आप कैसे वोटर को डिफाइन करोगे, कैसे आप रिमोट वोटिंग को डिफाइन करोगे, कौन से लॉज हैं जिसके अंदर आप सेफ गार्ड करोगे. सो दीज आर द लीगल चैलेंजेस. एट द सेम टाइम देयर आर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो. कैसे आप मेक श्योर करोगे रिमोट वोटिंग जो है वो फुल प्रूफ सिस्टम है, कैसे आप काउंट करोगे वोट्स को, कैसे आप कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम्स को मेक श्योर करोगे टेक्नोलॉजी हैम्पर ना हो, टेक्नोलॉजी में कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो, कोई भी चेंजेस ना हो, मालवेयर ना हो. सो दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो, एंड दैट इज वाई इन सब चीजों में काफी टाइम लगता है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिलिब्रेशन दैट कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन यू मेक सच बेसिक चेंजेस टू द डेमोक्रेसी, बिकॉज दिस इज क्रूशियल टू द डेमोक्रेसी. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspects of CDSCO. Now, there is this important organization called the Central Drug Standard Control Organization, or abbreviated as CDSCO. But पहले समझते हैं कि CDSCO का जिक्र आर्टिकल में क्यों है. What is the context for this organization being in the news? The context is that कि Indian pharmaceutical company, one of the Indian pharmaceutical company जो कि कफ सिरप बनाते थे, there are allegations, there are reports कि उनके बनाए गए कफ सिरप जो कि हम लोग ने गाम्बिया भेजे हैं, गाम्बिया के जो बच्चे हैं वो उस कफ सिरप को खा के मर चुके हैं. there is around 70 to 80 children जो कि reported dead हैं because of the कफ सिरप जो कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था इन इंडिया. And when any pharmaceutical company manufactures any kind of pharmaceutical products in India, there is the organization that comes into picture, which is CDSCO. So बात करते हैं what is CDSCO? CDSCO is the Central Drug Authority in India. So ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं? It comes under the Ministry of Health and Family Welfare, particularly under the Directorate General of Health Services. और इसके साथ साथ दिस बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द लाइसेंसेस फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स. और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. और ये जो DGCI है, दैट इज द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, हेड्स द CDSCO. So he is the administrative head of this organization. At the same time, it is also responsible for a lot of other functions. For example, drug approve करना, conducting clinical trials, setting standard for the drugs, quality control करना. So that is why this organization has come into picture. क्योंकि जब इंडिया में प्रोड्यूस मेडिसिन किसी दूसरे कंट्री के बच्चे पी रहे हैं और वो मर रहे हैं, so the question of quality control comes into picture, the quality of or the standards of the medicines comes into picture, and that is why CDSCO also is drawn into the picture. At the same time,
ये कोऑर्डिनेट करते हैं स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ताकि इंश्योर करें कि जो स्टैंडर्ड्स हैं मेडिसिन में वो स्टैंडर्ड्स वो क्वालिटी करें। सेम टाइम जो भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ड्रग्स बनाना चाहते हैं, मेडिकल बनाना चाहते हैं इंडिया में, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करने की जो भी स्क्रूटिनीज हैं, जो भी लीगैलिटीज हैं, दैट इज डन अंडर द एम्बिट ऑफ सीडीएसओ इटसेल्फ। एट द सेम टाइम जो लाइसेंस देने की जो ग्रांट है जो कि इंपोर्टेड ड्रग्स के होते हैं, उनका भी रोल किसके अंदर आता है? सीडीएसओ का। एंड अगर उन्हें रिकमेंड करना है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंड करना है बैनिंग ऑफ एन ड्रग, that aspect is also kept under the ambit of CDSCO. So CDSCO जो है, it is a very powerful organization when it comes to the medical infrastructure or pharmaceutical industry of India. With that, now let's move to our next article that is on the aspects of RTI. So बात करते हैं RTI के बेसिक से। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेशन ऑफ आरटीआई, क्योंकि जब भी आपको आरटीआई या किसी भी एक्ट को समझना है, किसी भी न्यूएंस को समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स पास्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट इटसेल्फ। सो अगर हिस्ट्री की बात करें, सो द एसेंस ऑफ आरटीआई कुड बी ट्रेस्ड बैक टू द फर्स्ट right to information law which was enacted by Sweden way back in 1766. So please remember how long it has taken for India to bring this RTA. और इंडिया में ये जो डिबेट है, इट केम ओनली इन 1976, जो कि किस केस के थ्रू आया? दैट इज द राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया द राइट टू इंफॉर्मेशन विल बी ट्रीटेड एज एन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। और इसी के बाद ही फंडामेंटल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर डिबेट चला। इवन बिफोर दैट डिबेट्स वर देयर, बट इट वाज नॉट स्ट्रीमलाइन, इट वाज नॉट मोर फोकस्ड, इट वाज नॉट टू द अपर स्ट्रेटास ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद the idea of RTI Act in India was floated by the former Prime Minister Shri VP Singh in the year 1990s. So देखिए कि स्वीडन में वे बैक इन 1766 में आ चुका था, बट इंडिया में इसे डिबेट में लाने के लिए, इसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने के लिए, इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करने के लिए वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज बिकॉज इंडिया वाज इन द नेसेंट स्टेजेस। देन जो फर्स्ट ग्रासरूट कैंपेन है फॉर आरटीआई और फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीआई वाज स्टार्टेड बाय द मजदूर किसान शक्ति संगठन और एमकेएसएस इन द ईयर 1994। इसके बाद नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स आरटीआई आल्सो फॉर्म हुआ, जहां पर और डिबेट्स और पिटीशंस हुए, एंड तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिन्होंने एक आरटीआई लॉ पास किया इन द ईयर 1997। इसके बाद वी हैड एन लॉ नॉन एज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, जो कि पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट, बट बिकॉज ऑफ सम लीगलिटीज, बिकॉज ऑफ सम फाइनल न्यूएंसेस, इसे हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए एंड इट बिकेम फ्यूटाइल। एंड आफ्टरवर्ड्स हमने एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाया नॉन एज द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, जिसके बेसिस पर वी गॉट द राइट टू इंफॉर्मेशन। एंड दिस आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ the National Advisory Council, that is NAC, in May 2005, and that is why it became effective from October 12, 2005. So this is the broad history of the RTI Act. So अब देखते हैं कुछ basics of the act. Let's start with the objectives. So क्या यहाँ objectives? The first one is to empower the citizens. At the same time हम promote करें transparency को, अकाउंटेबिलिटी को। जब आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो, सो यू आर डिक्रीजिंग करप्शन, यू आर मिटिगेटिंग और यू आर थ्रोइंग ऑफ करप्शन। एट द सेम टाइम यू आर एनहांसिंग द पीपल्स पार्टिसिपेशन आल्सो। अब देखते हैं क्या है रीजंस फॉर एडॉप्शन ऑफ द एक्ट। सो रीजंस आर क्वाइट एविडेंट। करप्शन था, काफी सारे स्कैंडल्स हो रहे थे, इंटरनेशनल प्रेशर था, एक्टिविज्म था इंडिया में भी, पैन वर्ल्ड में भी, एट द सेम टाइम मॉडर्नाइजेशन भी होता है, एंड दैट इज व्हाई द नीड फॉर दिस एक्ट वाज फेल्ट। अब देखते हैं क्या क्या है फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। The first feature is section 2 subsection F. So section 2 subsection F में information का मतलब क्या है? What all things, what all materials would constitute the word information, वो कहा गया। For example, जो press releases हैं, जो आपके advices हैं, जो आपके circulars हैं, contracts हैं, आपके samples हैं, all these things are constituted under the ambit of the word information itself. Then there is a subsection J of section 2 of this act, और उसमें right to information क्या मतलब है? That mean is given in this subsection. Then comes section 4. So section 4 में ये कहते हैं कि ऐसे पब्लिक अथॉरिटीज को स्यो मोटो ही डिस्क्लोज कर देना है जो इंफॉर्मेशन उनके पास है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी की बात करें, सो यूपीएससी जैसे ही मेंस
खत्म होता है तो मेंस के मार्क्स आ जाते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जो मेंस के मार्कशीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्योमोटोकली अपनी तरफ से ही वो वेबसाइट में उसे पब्लिश कर दें। दे वोंट वेट फॉर द आरटीआईज टू बी फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स, वो इसका वेट नहीं करते, क्योंकि अगर वो वेट करें तो आरटीआईज का नंबर भी बढ़ेगा, जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। So why wait for that long? You can automatically, you can, as in preventive measure, what you can do, you can suo motu disclose the information, and that is given in section 4. Then comes सेक्शन 8। सो सेक्शन 8 के दोनों क्लोज 1 एंड 2 दोनों में आपके एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि कौन से इंफॉर्मेशंस को आपको प्रोवाइड करने से आप जेल पार कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, देयर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923, और अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है तो वैसे इंफॉर्मेशंस को आपको फर्निश करने की जरूरत नहीं है। दैट आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस जो कि सेक्शन 8 में दिए गए। बट अगेन देयर इज अ नैक हियर। द ट्रिक हियर इज कि इन ए केस जहां पर जो पीआईओ है, दैट इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर पीआईओ को लगता है कि ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि ऑफिस सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर प्रोटेक्टेड है, बट अगर उसे आप रिलीज करते हो तो जो इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट जो कि सर्व होगा, दैट इज इवन लार्जर टू द इंटरेस्ट जो कि इसे प्रोटेक्ट करके हो रहा है, देन यू कैन रिलीज दैट इंफॉर्मेशन, देन यू कैन पब्लिश दैट इंफॉर्मेशन। बट अगेन दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द पीआईओ कि क्या है लाइफ साइकिल ऑफ द आरटीआई रिक्वेस्ट। अगर लाइफ साइकिल की बात करें, सो वंस यू गो टू द वेबसाइट ऑफ द आरटीआई, जैसे ही आप फाइल करते हो, सो इट गोज टू द नोडल ऑफिसर, जो कि देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट को उन्हें फॉरवर्ड करना है, किस मैनेजमेंट को उन्हें फॉरवर्ड करना है। वंस दैट इज डिसाइडेड बाय द नोडल ऑफिसर, इट इज देन forwarded to the PIO of that particular management or particular department. For example, हो सकता है कि आपने अपने कॉलेज के खिलाफ आपने आरटीआई फाइल किया हो, सो नोडल ऑफिसर चेक करेंगे और नोडल ऑफिसर आपकी कॉलेज के जो पीआईओ हैं, जो कि हो सकता है कोई एक मैनेजमेंट का बंदा हो सकता है या आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, सो उनको ये एप्लीकेशंस फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो जो पीआईओ हैं वो आपके एप्लीकेशन को देखते हैं, और जो इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस अकॉर्डिंग टू व्हाट इज डीम्ड नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द टेक्निकलिटीज, वो उसकी इंफॉर्मेशंस को फर्निश करते हैं, एंड दैट रिप्लाई इज अगेन डिस्पोज टू द सिटीजन। और अगर आपको उस रिप्लाई से अगर आप खुश नहीं हैं, आपको नए इंफॉर्मेशन चाहिए और मोर इंफॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन अगेन गो फॉर अपील। दैट इज एन फीचर ऑफ द आरटीआई रिक्वेस्ट। अब देखते हैं क्या क्या है चैलेंजेस ऑफ आरटीआई। सो द फर्स्ट चैलेंज इज द मिसयूज ऑफ द आरटीआई एक्ट इटसेल्फ। अब आरटीआई में आप पावर दे रहे हो लोगों को, बट ये जो पावर है ये वो लोग मिसयूज कर सकते हैं टू हैरेस और टू पुट अनड्यू प्रेशर ऑन एनी पब्लिक सर्वेंट। जो अच्छे काम करने वाले पब्लिक सर्वेंट हैं, जो होनेस्ट पब्लिक सर्वेंट है, उनको इस आरटीआई एक्ट की वजह से या इस पावर की वजह से उन्हें हैरेस ना करें, और ये होता है एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ मिसयूज ऑफ आरटीआई। सेम टाइम जो पब्लिक सर्वेंट्स है, जिनका काम है पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना, जिनका काम है मैनेज करना सोसाइटी को, वेलफेयर देना, उनका जो टाइम है दैट इज गेटिंग डाइवर्टेड टू रिप्लाई दिस आरटीआई एप्लीकेशंस। Another issue is the low public awareness। जो पब्लिक अवेयरनेस है रिगार्डिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ आरटीआई, आरटीआई कैसे आप फाइल कर सकते हो, कब फाइल कर सकते हो, क्यों फाइल करेंगे आप, कितना डिटेल्स आप पूछ सकते हो, क्या क्या नहीं पूछ सकते हो, ये जो पब्लिक अवेयरनेस है दैट इज क्वाइट लो, और इसके कारण आरटीआई हम यूज नहीं करते। Third point is a huge backlog and a delay in the disposal cases. So for example, जब आप फाइल करते हो आरटीआई, so there is a fixed amount of time जो कि एक्ट में मेंशन है, उस टाइम के अंदर ही आपको रिप्लाई मिलना चाहिए, but it is not often the case। क्यों? क्योंकि there is a huge backlog of the cases, there is a huge arrear in the number of the cases। और जब huge backlog होता है तो जो आपकी डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, that itself become defunct, and that is what is happening now। Another point is the dilution of the law। तो जो आरटीआई अमेंडमेंट है 2019, वो पावर दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो फिक्स कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ किनका, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का। अब जब इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स आर दी पर्सन जो कि मेक श्योर करते हैं कि आपको राइट इंफॉर्मेशन मिले, गवर्नमेंट मेक श्योर करें कि वो इंफॉर्मेशन आपको मिले, और ऐसे ऑफिसर जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, यहां पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दे रहे हो कि वो क्या कर सकते हैं, वो फिक्स कर सकते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस। और अगर फिक्स करेंगे तो जो इंडिपेंडेंस है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का, वो स्टेक पे आ जाएगा, और अगर उनकी इंडिपेंडेंस स्टेक पे आ जाती है, देन द होल क्वेश्चन ऑफ आरटीआई वुड कम अंडर स्टेक। Another issue is the issue of enforceability। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो सिर्फ डायरेक्शंस दे सकते हैं टू द प्राइवेट अथॉरिटीज या पब्लिक अथॉरिटीज टू टेक नेसेसरी स्टेप्स,
बट अगर वो कंप्लाई ना करें तो उसमें कोई कोर्सिव एक्शंस लेने की प्रबंध नहीं की गई है फॉर पब्लिक अथॉरिटीज। प्राइवेट अथॉरिटीज तो और इग्नोर करते हैं। सो दिस कोर्सिव मेजर्स या प्रिवेंटिव एक्शंस लेने की जो पावर्स है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, वो दैट इज नॉट देयर इन केस ऑफ आरटीआई। और जब तक आप कोर्सिव मेजर्स लेने के लिए नहीं कहोगे या उनको टीथ नहीं दोगे सो दैट दे इंप्लीमेंट इट प्रॉपरली, तब तक वो इंप्लीमेंटेशन स्टिल वुड रिमेन पैरालाइज्ड। Another issue or the last issue is the issue of secrecy. काफी सारे एक्ट, फॉर एग्जांपल देयर इज दिस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923, एट द सेम टाइम काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस भी आपने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब जब ऐसे एक्ट को, जिसका जो बेसिक है दैट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, उसमें ही काफी सारे एक्सेप्शंस आप बना रहे हो कि फलाना आर्टिकल के अंदर अगर डाल देते हो आप तो वो इंफॉर्मेशन फर्निश करने की जरूरत नहीं है, फलाना इंफॉर्मेशन को अगर आप फर्निश करते हो तो आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक व्हेन इट कम्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और व्हेन इट कम्स टू द एक्सेप्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि आपको डाइवल्ज करना है, जो कि आपको प्रोवाइड करना है अंडर दैट है। और जब इतने सारे एक्सेप्शंस हैं तो जो बेसिक मैंडेट है, बेसिक एम है इस एक्ट का, दैट एम इटसेल्फ इज कमिंग अंडर स्टेक, दैट इज द इशू। विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, that is on the aspects of quiz of the day. So the first question is regarding the PMGKY. The second question is regarding the word killer equations. So again, both these questions are based on current affairs itself. So please इनको attempt करें, and this is the new type of the questions जो कि UPSC interestingly पूछ रहा है nowadays. So please attempt these questions, और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया, that also in the form of PDF. You would get a link in the video description itself. So stay tuned for more content. Thank you and see you tomorrow.